दोस्तों, आज है ऋषि पंचमी यानी आधुनिक हिंदी के पितामह, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जन्म दिवस। आज ही के दिन 1850 में काशी की सरजमी पर काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसकी रोशनी से सारी दुनिया जगमगा उठी। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ के बारे में बात करेंगे जिनकी चर्चा के बिना हिंदी साहित्य अधूरा माना जाता है। भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र एक ऐसे रचनाकार हैं जिसे पाकर किसी भी भाषा को गर्व होगा। आधुनिक हिंदी के उन नायक, प्रखर नाटककार, अप्रतिम कवि, तेजस्वी संपादक बाबू हरीशचंद्र ने साहित्य की हर विधा को अपनी कलम से चमत्कृत किया। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर आइए चलते हैं भारतेंदु भवन और मिलते हैं उनके परिवार के कुछ सदस्यों से। दोस्तों, भारतेंदु भवन पहुंचने के लिए हम गुजर रहे हैं इस समय ठठेरी बाजार की इन गलियों से जो आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन अभी सुबह का समय है इसलिए थोड़ी शांत नजर आ रही हैं। दोस्तों, सफर हुआ खत्म। हम पहुंच चुके हैं भारतेंदु भवन में और अब आइए चलते हैं अंदर की ओर। दोस्तों, ये है अंदर का दृश्य। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारतेंदु जी का कक्ष। भारतेंदु जी का आंगन और ये है भारतेंदु जी का मंदिर। हम मिल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो भारतेंदु जी की चौथी पीढ़ी से हैं, मीरा चौधरी जी। तो सबसे पहले इनका बहुत स्वागत करते हैं, नमस्कार। और आप बताइए, भारतेंदु जी हमारे देश के लिए, हमारे साहित्यिक जगत के जनक कहे जाते हैं, हिंदी भाषा के नवजागरण के प्रणेता हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपको कैसा महसूस होता है इतने बड़े परिवार, इतनी बड़ी साहित्य पूंजी में, उस विरासत को संभालने में आपको कैसा महसूस होता है? विरासत बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन
आजकल के जो युवक लोग हैं उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमको कैसे करें। हाँ बिल्कुल। तो आपने भारतेंदु जी की रचनाएं कुछ पढ़ी हैं? हमने कहीं पढ़ी और आपको सबसे ज्यादा कौन सी रचना उनकी बहुत आकर्षित करती है? कौन सी प्रेम योग बात? प्रेम योगिनी। हाँ। अच्छा अच्छा प्रेम योग में इनका नाटक भी हमने देखा है। अच्छा यहीं पे हुआ था भारतेंदु भवन में। अच्छा। ऐसे तो बहुत ही रचना है। हाँ, भाषा के बारे में भी उन्होंने अपने देश की भाषा को आगे बढ़ाने की बहुत सारी बातें की हैं। बहुत। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक प्रमुख है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल, लेकिन निज भाषा ज्ञान के विषय नहीं तो चूल। हाँ मतलब अपनी भाषा को समझने में बहुत ज्यादा जरूरी है आम जन तक पहुंचने के लिए। हाँ, तभी जब हम अपनी भाषा को जानेंगे तभी लोगों से जुड़ पाएंगे। लोगों से बात तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमको भी बड़ी खुशी हुई कि आपने इतना रिस्पेक्ट किया हमारा। नहीं बिल्कुल, हम क्या पूरा देश ही रिस्पेक्ट करता है। तो ये तो करना ही है क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए जो काम किया है वो उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हाँ, बड़े भारतेंदु भवन में आप बैठी हैं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। बाहर से लोग देखने आते हैं पहले। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, ये है भारतेंदु जी का पानदान और ये है उनकी कलम तवाद। और अब हम आपको दिखा रहे हैं उनकी लिखी हुई पांडुलिपियां। इस समय भारतेंदु जी के इस कीमती विरासत को संभालने वाले हैं दीपेश चंद्र चौधरी जी, जो उनकी 5वीं पीढ़ी के हैं। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और आज भारतेंदु भवन को घुमाने में हमें सहयोग करेंगे दीपेश जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी इस भवन में बहुत स्वागत है। भारतेंदु का हम लोग वल्लभ संप्रदाय से हैं, तो यहाँ गोपाल मंदिर षष्ठ पीठ है। तो भारतेंदु बाबा हम लोग के जो गुरु जी हैं ये शुद्धाद्वैत मार्तंड श्री गिरधर जी महाराज। अच्छा अच्छा। तो आपने ये इनको गुरु मंत्र दिया था। आप इनके भारतेंदु बाबू के पिता बाबू गोपाल चंद जी, इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ। जी, और जब भारतेंदु बाबू 4 वर्ष के थे हाँ, तो उनके पिता उनको ले गए उनके पास अच्छा। दीक्षा के लिए। तो उन्होंने पूछा क्या लोगे, तो हाँ, हाँ। वो समझ नहीं पाए, तो पूछा सरस्वती या लक्ष्मी। हाँ, तो हाँ। उन्होंने उस समय सरस्वती कहा और आप ही की वजह से जो वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बाबू हरकचंद जी का चित्र है। इनके पिता बाबू फतेह चंद मुर्शिदाबाद से, जैसा कि विदित है, हम लोग का परिवार प्लासी के युद्ध के बाद आया था। जी जी। बाबू फतेह चंद का ये ननिहाल था, इसमें थोड़ा सा वो भी है, कुछ कहते हैं ससुराल था, कुछ लोग का है कि ये ननिहाल था। अच्छा तो लेकिन अच्छा। जो भी है तो यहीं पे आए सबसे पहले। और फिर उनके पुत्र बाबू हरकचंद जी ने महाजनी के व्यवसाय में खूब नाम और शोहरत, पैसा खूब कमाया। जो अच्छा, आज हम लोग जितना ऐश्वर्य देख रहे हैं सब इन्हीं की वजह से। बाबू गोपाल चंद जी की है, बाबू हरकचंद जी के बेटे, और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद जी के पिता। ओह अच्छा, ये तो बहुत बड़े साहित्यकार थे। जी जी। भारतेंदु बाबू का कहना है कि पहला हिंदी नाटक हाँ, हाँ। नहुष इन्होंने ही लिखा था। अरे वाह। और दूसरा इन्होंने मानस मतलब रामायण का भी अनुवाद किया। और इन्हीं की जैसे ये उतना व्यवसाय भी करते थे जो महाजनी का था, हाँ, और हाँ। गोष्ठी भी करते थे। और जब शायद 6-7 वर्ष के थे, बैठे अच्छा। थे कक्ष में, तो भारतेंदु बाबू इन्हीं के पास आए, बोले बाबू जी हम भी कुछ बोलेंगे। कहे बोलो क्या बोलोगे, तो उसी हाँ, में हाँ। वही अपना पहला दोहा, ले बेवड़ा ठाड़े अच्छा अच्छा। अनुगत से जान, बाणासुर की सेना को आनंद लगे भगवान। हाँ, ये बहुत ही शायद 5 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में लिखा था, जो कि पहला था। और पिताजी भी शायद आश्चर्यचकित हो गए थे ये सुन के। हरिश्चंद्र जी का जन्म अपने ननिहाल अच्छा। मदैनी में हुआ था। अच्छा अच्छा। और 1850 ऋषि पंचमी के दिन
और अच्छा, ऋषि पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। जी। वही अपने ननिहाल बदैनी में इनका ननिहाल है। हाँ। तो वहीं इनका जन्म हुआ और फिर उसके बाद फिर यहाँ आए और फिर सारी उनका जो पूरा समय यहीं बीता इसी भवन में। और एक हम लोग का उधर लोहरावीर पे भी एक स्थान था, राम अच्छा। बगीचा, तो वहाँ पे उनका बहुत समय बीतता था और समय यहाँ रहते थे। अच्छा। शुरू इनका जो शुरुआती 5 वर्ष में ही माता पार्वती देवी जी का अच्छा। वास हो गया। 9 वर्ष की अवस्था में पिताजी का। लेकिन और जो इनकी शुरुआती पढ़ाई थी क्वींस कॉलेज से ही हुई। अच्छा। और फिर उसके बाद जब माता पिता दोनों के कुलवास के बाद थोड़ा स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्वच्छंद हो गए और स्कूल कॉलेज पे उतना नहीं जाने लगे। और शायद अच्छा हुआ, जैसा लोग कहते हैं कि अगर स्कूल जाते कॉलेज में पढ़ के कहीं मजिस्ट्रेट या कुछ चले गए होते तो फिर साहित्य की इतनी सेवा नहीं हो पाती। ऐसा भी लोगों का मानना है कि भगवान करते हैं ठीक ही। और फिर इनके गुरु अंग्रेजी के इनके गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे से उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी दोनों से, इसीलिए उनको हमेशा अपना गुरु मानते हैं। अच्छा। उनकी दिनचर्या के बारे में हमें कुछ बताइए कि कैसे वो कब उठते थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, उनका जो लेखन था वो कैसे इतना आगे बढ़ा, किस तरह का उनका सोशल जो बिहेवियर था। भारतीय बाबू का जैसे अलग अलग समय उठते बहुत जल्दी थे। कार्तिक महीने में जो जैसे होता है पंचगंगा घाट स्नान करने जाते थे और ऐसा था मशालची लेके जाते थे। अरे वाह। तो मशालची लेके जाने का मतलब अंधेरा होगा तो सुबह। हाँ। कार्तिक में यह है कि थोड़ा ठंड रहती थी तो थोड़ा देर से ही सूरज उगता है, लेकिन तब भी 5 बजे के आसपास मशालची के साथ जाते थे, वो गंगा स्नान करते थे। अच्छा। और यहाँ ठाकुर जी की सेवा में जरूर जाते थे। हम लोग यहाँ वल्लभ संप्रदाय, जैसा हमने बताया, हम लोग वल्लभ संप्रदाय से हैं। हाँ। ठाकुर जी की सेवा है तो उनकी वो सेवा करते थे। अच्छा। उसके बाद अपना थोड़ा जलपान किया, फिर निकल गए मंदिर, गोपाल मंदिर दर्शन किया। अच्छा। और वहाँ का दर्शन करके आए। फिर जो अपना जैसे दैनिक कार्य मिलना जुलना, ऊपर दीवान खाना था, वहाँ बैठ के लिखते थे, लोगों से मिलते थे, उसी में अपना विश्राम भी कर रहे हैं। जब 17 वर्ष के हुए तो उन्होंने चौखंबा स्कूल की स्थापना की। अच्छा। 5 बच्चों की जो आज हरिश्चंद स्कूल है। अरे वाह। इसका तो पहले वो चौखंबा स्कूल के नाम से उन्होंने शुरू किया था। अच्छा। और अपनी बिटिया को, हाँ, विद्यावती जी को भी उसमें रखा कि हम लोग जो है कि जिससे कि स्त्री शिक्षा, बच्चों की, लड़कियों की शिक्षा के प्रति। अच्छा। हाँ, ये उन्होंने कई कुरीतियों का भी अंत किया, ऐसा मैंने। वो हमारे समाज की, जैसे वो अपने धर्म को, सनातनी धर्म के बहुत पक्षधर थे, लेकिन वो इस चीज से भी बड़े व्यथित रहते थे जो हमारे यहाँ कुरीतियां आ गई बहुत। सबसे ज्यादा उनको दिक्कत होता था कि बाल विवाह, हाँ, कि छोटे बच्चों का विवाह है और लड़कियों की शिक्षा। हाँ, उनका कहना था कि जो स्त्री है, बच्ची लड़की है, हाँ, वही आगे चल के माँ बनेगी। तो अगर वो नहीं पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों में वो शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाएगी। तो अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो समाज के प्रति जागरूक रहेगी, तो उसके उनको बड़ा फायदा होगा। इसलिए स्त्री शिक्षा के बड़े पक्षधर थे। नील देवी नाटक में उन्होंने लिखा है, उसका जो प्रस्तावना है उसमें वो यही कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे अंग्रेज औरतें होती हैं, वो अपने सब कुछ साथ लेके चलती हैं, उसी तरह हमारे यहाँ की भी जो स्त्री वो लोग हैं, शक्ति, वो भी उसी तरह करें। अच्छा। साथ ही दूसरा वो बाल विवाह की और वो चाहते थे कि हम बाहर की, जैसे हम लोग के इसमें हिंदू धर्म में एक है कि अगर आप समुद्र की यात्रा करके गए तो आप धर्म अपनी जात से निकाल दिए जाते थे। अच्छा। हम लोग का जो हिंदू धर्म में ऐसा होता था कि अगर आपने समुद्र की यात्रा की तो आप अपनी जाति से निकाल दिए गए। तो ये सबका उनको बहुत खराब लगता था। वो कहते थे घूमो, जितना हम घूमेंगे, जितना देखेंगे दुनिया को, उतना हमारे लिए हम तरक्की कर पाएंगे। और फिर वो चिंतित व्यथित तो रहते थे कि हम लोग की भारत दुर्दशा और हमारे देश में जो आलस्य, कमजोरी की कोई रोजगार, स्वदेशी की बात करते थे वो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम लोग को अपने देश का जो सामान है उसका उपयोग करना चाहिए, भले ही थोड़ा महंगा हो, क्योंकि इंग्लैंड से जो कच्चा माल यहाँ से जाके वो सस्ते में आता था। बिल्कुल। तो लुभावना होता था, जैसे आजकल चाइना का सामान सस्ता है तो हम लोग ले लेते हैं और उससे हमारे जो अपने निज उद्योग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल। उसके लिए वो कहते थे कि नहीं, हम लोग को कोशिश करके यहीं के सामान को अपनाना चाहिए और उसमें रहना चाहिए।
जहाँ लिखने की बात है तो जहाँ बैठे वहाँ लिख देते थे। रात में उनके कुछ नहीं मिला तो कोयले से ही वो जो है वो दीवार पे लिख दिया। बाबू राधा कृष्ण दास जी लिखते हैं, एक बार स्वप्न में कुछ उनको ध्यान कुछ उनको लिखा तो अगले दिन बैठ के उसको उन्होंने फिर कागज पे हम लोग को तो सब तो परिवार से सुना या आप जैसे जो लोग आते हैं वही हम लोग को जो रिसर्च करते हैं उनके ऊपर जो उनके बारे में कहीं न कहीं से जानते हैं तो वही लोग हम लोग को बताते हैं और हम लोग उन्हीं चीजों को जान के फिर आपसे आइए इसको बढ़ा। उन्हें घूमने का भी बहुत शौक था और इतने मतलब उनका जीवन बहुत ही छोटा रहा, इसके बावजूद उन्होंने यात्राएं की। तो उसके बारे में कुछ उनको यात्रा जो उनकी पहली यात्रा थी जगन्नाथ जी की 13 वर्ष की उम्र में किया उन्होंने। अच्छा। ट्रेन से गए और उतने रास्ते में उन्होंने पूरी जितने ट्रेन के रास्ते में बंग भाषा सीख ली। अरे वाह, उनका दिमाग तो बहुत ही तीव्र था और भाषा सीखने के काफी पक्षधर थे। ये कहते थे कि मतलब स्वदेशी भाषा यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन दूसरी भाषाएं भी हमें सीखना जरूर चाहिए। जी एकदम से। तो ये हर वो किसी के ये नहीं कहते थे कि बस अपना ही देखो, दूसरे की भी अच्छी चीजों को ग्रहण करो और उसको अपनी भाषा में इस्तेमाल करो। ये ठीक है क्योंकि आपने ले लिया और आप उसको फिर अपनी भाषा में प्रोपोगेट करिए। तो जिससे आम जन, जैसे ये जातीय संगीत, लोक संगीत के बड़े पक्ष करते हैं। अच्छा। नाटक के, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जैसे हिंदी नाटक या लोक संगीत कि ये आम जनता में बड़ी तेजी से जाता है उस समय। और फिर ये अखबार के तो हिंदी पत्रकारिता के जनक ही कहे जाते हैं भारतीय। बिल्कुल। बचन सुधा, बाला बोधी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये सब इन्होंने निकाला तो जिससे चीजों का प्रचार प्रसार हो। साथ ही पेनी रीडिंग क्लब इन्होंने स्थापित किया। अच्छा। कि उसमें लोग आके लिखे और कहे कि जिसका सबसे अच्छा होगा उसका वो स्थान देंगे, अपने बाद में पारितोषिक देंगे। अरे वाह। तो इस तरह करके और जो काम बाद में नागरी प्रचारणी ने जिसको बहुत बृहद रूप में किया, इसकी शुरुआत इन्होंने कि जितना हिंदी का यहाँ भी कहीं कुछ सामग्री मिले उसको इकट्ठा करो और कहे कि जो भी चीज अगर किसी भाषा में उसको हिंदी में अनुवाद करो, हम उसका तुमको पैसा देंगे, उसको हम छापेंगे। तो इन्होंने जो पत्रिका का संपादन वगैरह शुरू किया उससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ होगा, क्योंकि लिखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन बड़ी समस्या ये रहती है कि उसे छपवाएं कैसे और कहाँ जाएं और कहाँ छपे तो और ये पैसा कहाँ से लाएं, पैसा लगता है। तो ये चीज इन्होंने बहुत, इसीलिए भाषा का इन्होंने जितना वही पत्रकारिता, नाटक और अपने जातीय संगीत तीनों से इन्होंने बहुत उसको कहा प्रचार प्रसार। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो वही जगन्नाथ जी की यात्रा की। तो ये लाहौर भी गए। अच्छा। और ये जो है जैसे यात्रा वृत्तांत लिखते थे। अच्छा। जहाँ जहाँ जाए तो उसका अपने अखबार में उसको छापे कि हम आज यहाँ गए, अच्छा। स्थान पे गए, यहाँ ऐसे लोग मिले, ट्रेन की ऐसी स्थिति। मतलब जो आजकल लोग जैसे डायरी लिखते हैं, जी। वो उस समय ये काम करते थे। उसको वो छापते थे अपने अखबार में, जो आजकल ब्लॉग। ब्लॉग भी आजकल तो मॉडर्न जमाने में ब्लॉग चल गया, लेकिन इस परंपरा की शुरुआत भारतेंदु जी ने उसी समय कर दी थी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारतेंदु जी तो आधुनिक हिंदी के प्रणेता कहे जाते हैं, बल्कि हैं, लेकिन उनके बाद साहित्य में और कौन इस परिवार से आया? मतलब कई पीढ़ियां हैं, जैसे आप 5वीं पीढ़ी के हैं, तो अब तक में कोई और साहित्यकार इतना आगे आ पाया या नहीं? किसी की रुचि हुई कि नहीं? ये तो देखिए, अब वो तो थे वट वृक्ष, उनके जैसा तो होना बहुत ही संभव है। लेकिन जैसे उनके छोटे भाई बाबू गोकुल चंद जी, वो उनके साथ हमेशा रहते थे। जितनी भी उनकी स्तरीय समाज और ये सब की जो भी कार्य प्रणाली थी तो वो देखते थे। उसके बाद उनके 2 भतीजे थे। हम लोग भारतेंदु बाबू के भाई बाबू गोकुल चंद जी के वंशज हैं। अच्छा। भारतेंदु बाबू को अपनी एक लड़की थी विद्यावती जी। तो हम लोग उनके भाई बाबू गोकुल चंद जी के वंशज। तो बाबू गोकुल चंद जी को 2 पुत्र हुए, बाबू किशन चंद जी और बाबू ब्रज चंद जी। अच्छा। तो बाबू ब्रज चंद जी की भी बहुत कम अल्पायु ही थी। अच्छा। और 28 वर्ष उनकी भी आयु थी। और लेकिन उसमें भी उन्होंने लेखन का क्रम किया था। और फिर उसके बाद उनके जो बाबू किशन चंद जी के बेटे थे मोती चंद जी पर। तो बाबू मोती चंद जी ने काशी का इतिहास लिखा सबसे पहली बार। अरे वाह जी। तो ये काशी का इतिहास से उनको पद्मश्री भी मिला। अरे वाह। और फिर उस समय हमारे दादाजी बाबू कुमुद चंद जी, उनको भी साहित्य का बड़ा शौक था। उन्होंने कोई किताब या पुस्तक तो नहीं लिखी, लेकिन भारतेंदु बाबू के बारे में प्रचार प्रसार, जैसे हरिश्चंद्र कॉलेज जो स्थापित है तो उसका मैनेजिंग करना, उसके मैनेजमेंट कमेटी में रहना और इस तरह वो प्रचार प्रसार। फिर उसके बाद हम दादाजी, हमारे पिताजी बाबू गिरीश चंद जी,
तो ये BHU में जियोलॉजी विभाग में थे अच्छा। और प्रोफेसर थे। तो इनको भी बड़ा भारतेंदु बाबू के प्रति श्रद्धा था। अच्छा अच्छा। और उनका खूब हर जगह जहाँ भी कहीं हो सम्मेलन हो और लोगों को उत्साहित प्रेरित करते थे कि इनके लिए जो भी हो हाँ, करें काम, तो उसमें इनका पूरा सहयोग रहता था। हमारे अच्छा। एक ताऊ जी डॉक्टर प्रमोद चंद जी, वो अमेरिका में थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी, तो वो इतना वो वहाँ पे एंशिएंट कल्चर वो पेंटिंग्स पे उनका बड़ा रिसर्च था। अच्छा अच्छा। तो वही वहाँ पढ़ाते थे। ताऊ जी का भी चलिए, बड़ा- उस परंपरा को मतलब इन सभी लोगों ने, आप लोगों ने जीवित रखा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोस्तों, ये है उनको मिले हुए कुछ पुरस्कार और ये है उनकी कुछ वस्तुएं और ये है कैंडल स्टैंड। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो भारतेंदु जी के परिवार की 5वीं पीढ़ी से हैं, मालिनी चौधरी। और इस समय इस पूरी जिम्मेदारी को, इस पूरी विरासत को साहित्य की संभालने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। तो आइए मिलते हैं मालिनी चौधरी जी से और स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रही हैं और हमारे देश के लिए, हम सब के लिए संजो कर रख रही हैं। तो हमें तो बहुत ही गौरव महसूस होता है। आपको कैसा महसूस होता है, ये हम जानना चाहते हैं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस परिवार की पुत्रवधू बने। और जहाँ तक संभालने की बात है, वो सब तो आप लोग के सहयोग से हो पाता है। हम अकेले इतनी बड़ी इनकी विरासत को तो संभालने में सक्षम शायद नहीं होंगे। और आप लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा हमें प्रेरणा हमें अपने ससुर से मिली। अच्छा, स्वर्गीय गिरीश चंद्र चौधरी जी, वो हमेशा इसके बारे में बताते रहते थे, बेटा हम लोग को इतना बड़ा ये मिला है, इसको ऐसे करो। और उनको देखते थे, वो जैसे जैसे करते थे और उनको ये उम्मीद थी कि तुम भी ऐसे ही करोगी। तो हम उनकी जो इच्छा है उसको कभी हम अधूरी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और खूब ऐसे ही आप लोग आए, खुश होकर जाए और कभी भी आप लोग को निराशा न मिले। बस हाँ, तो स्वागत है। भारतेंदु जी ने इतनी सारी जो रचनाएं लिखी, तो उसमें आपका सबसे ज्यादा, आपको फेवरेट आपका क्या है? ऐसे तो उनकी सभी रचनाएं हर चीज पे लिखा है, कोई विधा ऐसा नहीं उन्होंने है। नाटक, लेख, निबंध सब कुछ लिखा, व्यंग बहुत लिखे हैं। हाँ, तो उन्होंने क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे बीच बीच में शायद आप लोग नाटक वगैरह भी करवाते रहते हैं। हाँ, जैसे कि हमारे पास जो हमारे पतिदेव है, उनके पास जो भी आता है कि हम ये आपके यहाँ करना चाहते हैं, तो वो ये बोलते हमेशा आप लोग का स्वागत है। जैसे अभी हुआ अरे ये बूढ़ी काकी, हाँ, वो मुंशी के जी हाँ, तो जी, वो जी। हुआ। और ऐसे विमोचन होते रहते हैं, कुछ जो आते हैं वो जिनकी इच्छा होती है कि हम यहाँ करना चाहें, तो सबका स्वागत करते हैं और जो हम लोग से हो सकता है उसको हम लोग करते हैं। चलिए, इस तरह से आप लोग साहित्य की परंपरा को केवल संजो कर ही नहीं रखी है, बल्कि आगे भी बढ़ा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बस आगे पीढ़ी सीखे, हम लोग की यही उद्देश्य है। चलिए, आपका बहुत हमेशा बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर आपको ऐसे ही शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि आप उनकी इस विरासत को हमेशा ही संजो पाए और आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी इसको इतना ही महत्व दे, इतना ही संजो कर रखे, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोग का हमेशा स्वागत है। तस्वीर है लाल बहादुर शास्त्री और कुमुद चंद्र जी की। ये तस्वीर है एलिजाबेथ और काशी नरेश की। ये तस्वीर है बाबू कुमुद चंद्र जी की। तस्वीर है होली के बाद मनाए जाने वाले बुढ़वा मंगल की। अभी हमने बातचीत की मालिनी चौधरी जी से और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतेंदु जी की 6वीं पीढ़ी, मतलब मालिनी जी का बेटा और भारतेंदु जी की 6वीं पीढ़ी हम कह सकते हैं, मिलते हैं कंदर चौधरी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कंदर जी। आपने अपने मम्मी पापा से, बाबा से, दादी से भारतेंदु जी के बारे में क्या सुना? भारतेंदु जी की कहानी तो बहुत सारी है हाँ, और उसकी सीमाएं नहीं हैं और सीमाएं नहीं है उसकी हाँ, नहीं, कोई भी। बिल्कुल, उन्होंने तो सब कुछ लिखा और सब कुछ किया बहुत उन्होंने, सारा। मतलब अंग्रेजों को वो तारीफ भी करते थे, और व्यंग भी लेकिन बहुत लिखा है। बहुत भी उन्होंने
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उनकी दिनचर्या के बारे में कुछ बताते थे आपके बाबा वगैरह की, वो कैसे उठते थे सुबह, क्या उनकी दिनचर्या रहती थी? दिनचर्या मतलब ऐसा तो कोई वो नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि वो एकदम लैविश लाइफ जीते थे। हाँ, लाइक अच्छा। मतलब पूरा एकदम अच्छे से, कि ये नहीं कि इस चीज की कमी नहीं, हाँ, उस शुरू चीज से ही की काफी नहीं। संपन्न रहे हैं, तो संपन्न। उन्हें बहुत हेल्प हुआ राजसी है। जीवन रहा है जी। उनका। और ये भी नहीं कि अब जैसे बीच में उन्होंने एक अपनी शॉल की दुकान खोली कि शॉल बेचेंगे। अब कोई आ गया, अरे बाबू जी हाँ ये शॉल अच्छा है, तो वो उसको दे देते थे, अच्छा लगा ले लो। मतलब तो बहुत ही ऐसे दानवीर दानवीर, और मतलब ये नहीं कि बस बहुत मनी ही सरल माइंडेड हृदय के थे और मनी माइंडेड नहीं थे। थे। जी ये बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल ये एक उपलब्धि है हमारे साहित्य के लिए। भारतेंदु जी बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, तो हमें अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको सबसे ज्यादा उनकी रचनाओं में से क्या पसंद है? आपने पढ़ा है उनकी? जी उनकी पढ़ी है, और सबकी तरह अंधेर नजदीक चौपट हाँ, ताजा, वो तो वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही भारत दुर्दशा भी पढ़ी है, वो भी बहुत सुंदर है कि कैसे उन्होंने अच्छे मतलब हम ही लोग के टर्म से बताया कि हम ही लोग कैसे अपने को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ही लोग का, वो अंग्रेज तो बाहर वाले हैं, हाँ। लेकिन वो हम लोग हैं जो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल, तुम हमारा शोषण करो। हाँ ये तो ये चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप भी अभी 6वीं पीढ़ी के होने के बावजूद इतना इंटरेस्ट लेते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हिंदी साहित्य के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र इतने महान व्यक्तित्व थे कि उन्हें कुछ मिनटों या घंटों में समेटा नहीं जा सकता। उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में इतने बड़े बड़े कार्य किए जितना लोग लंबा लंबा जीवन पाकर भी नहीं कर पाते। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन है।